नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक पिटीशन फाइल किया गया, एक याचिका दायर की गई जिसमें जो 2023 का अधिनियम है जिसके माध्यम से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की जाती है, इसमें पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल थे, लेकिन उसको हटा के इस अधिनियम के माध्यम से एक यूनियन मिनिस्टर को एक जो केंद्रीय मंत्री है उसको शामिल कर दिया गया था। इस अधिनियम को चुनौती देने के लिए एक याचिका जब दायर की गई अभी सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने इस पूरे मामले को की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया, अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया। अब जैसे ही उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ किया तो एक बार फिर से हमारे देश में रिक्यूज़ल को लेके काफ़ी ज़्यादा डिबेट शुरू हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले जस्टिस संजीव खन्ना भी इस केस से अलग हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम इस पूरे रिक्यूज़ल केस के बारे में समझेंगे कि आखिरकार जो चीफ जस्टिस ने अपने आप को रिक्यूज़ किया उसके पीछे उन्होंने क्या-क्या कारण बताए हैं। हमारे देश में रिक्यूज़ल को लेके अभी वर्तमान में क्या व्यवस्था है, दुनिया भर के देशों में क्या व्यवस्था है रिक्यूज़ल के बारे में, और आखिरकार कैसे रिक्यूज़ल जो है वो हमारे देश में न्यायपालिका की निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है। और वर्तमान में क्या ये जो सीजेआई का कदम है, क्या ये केवल निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है या फिर एक ऐसी संस्थागत टकराहट की तरफ हमारा ध्यान खींचता है जो वर्तमान में हमें देखने को मिल रही है। तो इस आज के सेशन में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इस पूरे मामले को ध्यान से समझेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब सीजेआई ने अपने आप को इस पूरे मामले से रिक्यूज़ किया तो उन्होंने कुछ कारण बताए हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि इस पूरे मामले से सीजेआई का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनके हितों का टकराव है, क्योंकि 2023 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जिसमें ये कहा गया था कि सीजेआई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने वाली समिति का हिस्सा होना चाहिए, उस बेंच में सीजेआई शामिल थे। तो सीजेआई ने बोला कि जब 2023 का एक्ट मगर मुझे ही हटा रहा है, सीजेआई को ही इस पूरे संयुक्त नियुक्ति की समिति से हटा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर मैं इस पूरे मामले से जुड़ा रहूँगा तो ये सीधा-सीधा मेरे हितों के खिलाफ होगा, क्योंकि मेरी ही शक्ति पे चोट की गई थी। और यही कहते हुए उन्होंने ये बोला कि चूँकि मैं इस मामले में एक अप्रत्यक्ष हितधारक हूँ, ये इसमें जुडिशरी का जो रोल है, जो सीजेआई का पावर है, ये दोनों प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए मैं अपने आप को इस पूरे मामले से रिक्यूज़ कर रहा हूँ। अब जब उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ किया तो उसके साथ उन्होंने कुछ निर्देश भी दिए। उन्होंने ये बोला कि जो फ्यूचर में सीजेआई बनने वाले जजेस हैं, वो इस बेंच में शामिल नहीं होंगे, जो इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। तो आप ये समझ जाइए कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसमें सीजेआई ने कॉन्फ्लिक्ट की बात कही है, तो ये जो पूरी की पूरी कॉन्फ्लिक्ट है, वो अब केवल व्यक्तिगत नहीं रह गई है, ये अब इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। क्योंकि सीजेआई का इस नियुक्ति समिति में शामिल नहीं होना, ये सिर्फ सीजेआई की शक्ति पे नहीं बल्कि पूरी न्यायपालिका की शक्ति में कमी है। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये जो टकराव है, ये पर्सनल नहीं है, ये टकराव इंस्टीट्यूशनल है, ये संस्थागत है। तो आखिरकार हम सबसे पहले समझते हैं कि इस रिक्यूज़ल क्या है, भारत में इसकी क्या स्थिति है, तभी जाके हम इस पूरे मामले की गहराई से समझ विकसित कर पाएँगे। रिक्यूज़ल के बारे में अगर मैं आपसे बताऊँ तो रिक्यूज़ल जो है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में जो सीजेआई हैं उन्होंने अपने आप को इस मामले से अलग किया। दरअसल जो लैटिन वर्ड है नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ, ये लैटिन वर्ड इस पूरे डॉक्ट्राइन ऑफ रिक्यूज़ल के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका मूल अर्थ यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। अब इस सिद्धांत का उद्देश्य है जुडिशरी में निष्पक्षता को सुनिश्चित करना, और इस सिद्धांत का ये तर्क है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। और इसे न्याय दिखाने के कॉन्सेप्ट को सामने लाने के लिए जो सीजेआई है उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ किया, क्योंकि उन्होंने सामने से सीधा-सीधा बोला कि इसमें मेरे हितों के बीच में टकराव हो रहा है, इसमें मेरा स्टेक है, इसलिए इनडायरेक्ट स्टेक है, इसलिए मैं अपने आप को इस केस से अलग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, भारत में ये जो रिक्यूज़ल है इसका विकास कई सारे केसेस के माध्यम से हुआ है। सबसे पहला केस 1957 का था, जिसमें मानकलाल वर्सेस डॉक्टर प्रेमचंद का केस था। इसमें ये कहा गया कि अगर किसी भी मामले में किसी जज का आर्थिक हित शामिल है, तो वो जज उस मामले की सुनवाई नहीं करेगा, वो उस सुनवाई के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा और उसको अपने आप को रिक्यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन इस स्थिति को 1987 में थोड़ा-सा बदल दिया गया। रणजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें न केवल आर्थिक हित बल्कि अगर किसी पक्ष को लगे कि कोई जज उसके खिलाफ पक्षपात कर सकता है, तो भी रिक्यूज़ल की जो बात है वो सामने आती है। तो जो 1957 का अधिनियम था, जो मामला था वो केवल आर्थिक हित के आधार पर जजों को अलग करने की बात करता था। वहीं जो रणजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसमें पक्षपात का अगर संदेह भी है, तो भी रिक्यूज़ल की बात जो है वो अब
मान ली गई। तो इसका मतलब ये है जो पहले कठोर नियम थे कि अगर आर्थिक हित शामिल है तभी किसी जज को हटाया जाएगा, उसको अब एक परसेप्शन बेस्ड टेस्ट बना दिया गया। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। ए नाम का कोई जज है और मान लीजिए कि बी नाम का कोई व्यक्ति है जिसकी सुनवाई ए नाम का जज करेगा। अगर ये ए नाम का जज इस बी नाम के जज का दोस्त है, तो ऐसे स्थिति में अगर हम 1957 के इस मामले की बात करें तो इसके हिसाब से ये जो ए जज है वो बी की सुनवाई कर सकता है, क्योंकि ए जज का आर्थिक हित इस पूरे मामले से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए ये इसका दोस्त है तो जाहिर सी बात है इसके पक्ष में इसके निर्णय देने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो बी का विरोधी पक्ष है वो इस बात की आवाज उठा सकता है कि ये जो ए नाम का जज है वो इस पूरे मामले को नहीं सुनेगा, इसलिए क्योंकि उसे ये संदेह है कि उसके साथ पक्षपात हो सकता है और ये जो ए है वो बी का दोस्त है। तो ये थोड़ा-सा जो है विकास हमें देखने को मिलता है भारत में रिक्यूज़ल को लेके, और ये 2 केसेस के नाम आपको याद रखने हैं। अगर आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में इस केसेस का नाम लिखेंगे तो ये बहुत सही रहेगा। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि रिक्यूज़ल का निर्णय कौन लेता है? हमारे देश में रिक्यूज़ल को लेके ये सारी बातें तो है, लेकिन आखिरकार रिक्यूज़ल का निर्णय कौन लेता है? तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो रिक्यूज़ल का निर्णय है ये पूरी तरह से जज की व्यक्तिगत अंतरात्मा पर निर्भर करता है। जज अपने कॉन्शियस के आधार पे निर्णय लेता है कि किस केस से उसको अलग होना है। हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून या कोई भी ऐसा बाध्यकारी नियम नहीं है जो ये बताए कि आखिरकार रिक्यूज़ल लेने के आधार क्या होने चाहिए। इसके अलावा तो ये तो और समझिए कि हमारे देश में अगर कोई जज रिक्यूज़ करता है अपने आप को तो उसके खिलाफ आप अपील भी नहीं कर सकते कि उसका रिक्यूज़ल सही था या गलत था। हमारे देश में कोई समीक्षा तंत्र ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में मिलती है, हमारे देश में देखने को मिलेगी कि आपको रिक्यूज़ल के संबंध में एक संस्थागत निर्वात आपको देखने को मिलेगा, एक इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम देखने को मिलता है। तो ये जो रिक्यूज़ल का केस है दोस्तों, इसके संदर्भ में एक एनजेएसी जो केस है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का केस, जिसके माध्यम से हमारे देश में जो जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम लाया गया था, ये केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस केस में ना केवल रिक्यूज़ल को लेके बल्कि एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को लेके एक बहुत ही अलग अवधारणा निकल के आई थी। दरअसल ये जो 2015 का केस था, इस 2015 के केस में जो उस टाइम के जस्टिस जेएस खेहर थे, उनको ये कहा गया कि आप रिक्यूज़ कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इससे आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि मैं रिक्यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यूनिवर्सल है। क्योंकि जो कॉलेजियम सिस्टम था वो सीधा-सीधा न्यायपालिका की शक्तियों में कमी ला रहा था। तो इससे सभी जज प्रभावित हो रहे थे, और अगर सभी जज प्रभावित हो रहे हैं, कोई भी निष्पक्ष नहीं है, तो क्या इस मामले की सुनवाई नहीं होगी? यही कहते हुए उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की बात की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी विकल्प नहीं हो तो सुनवाई ज़रूरी है। और इस एनजेएसी मामले में भी यही हुआ था, और माफ़ कीजिएगा, जेएस खेहर ने उस पूरे मामले की सुनवाई करी थी, और बाद में आप देखें तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को असंवैधानिक घोषित भी किया था। अब इस पूरे मामले में जस्टिस कुरियन जोसेफ ने भी कहा था कि अगर कोई जज अपने आप को रिक्यूज़ करता है तो इस रिक्यूज़ल में पारदर्शिता होनी चाहिए। उस जज को ये कारण बताना चाहिए कि आखिरकार उसने रिक्यूज़ क्यों किया। तो ये जो एनजेएसी का केस है, जिसमें रिक्यूज़ल की बजाय डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी पे ज़्यादा ज़ोर दिया गया था, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर इस वर्तमान विवाद की हम बात करें तो वर्तमान विवाद में यही कहा जा रहा है कि जो सीजेआई सूर्यकांत ने अपने आप को रिक्यूज़ किया, उनको रिक्यूज़ नहीं करना चाहिए था, उनको डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी लागू करना चाहिए था। तो ये जो सीजेआई का रिक्यूज़ल सही है या नहीं है, इसी बात को लेकर हमारे देश में विवाद हो रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो निर्देश दिया, अपने आप को रिक्यूज़ तो उन्होंने किया ही, साथ ही साथ उन्होंने जो निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई में कोई भी ऐसा जज बेंच में शामिल ना हो जो कि भविष्य में सीजेआई बन सकता है, और भविष्य में तो सारे जज सीजेआई बन सकते हैं। तो मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यूनिवर्सल है, और इस यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अब अपने आप को रिक्यूज़ नहीं करना चाहिए था उनको डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को लागू करके पूरे इस मामले की सुनवाई बेहतर तरीके से करनी चाहिए थी। अब इस पूरे मामले में एक और समस्या ये भी देखने को मिली कि जब उन्होंने ये निर्देश दिया कि जो जज भविष्य में सीजेआई बन सकते हैं उन्हें बेंच में नहीं रखा जाए, उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया और ये निर्देश भी दे दिया। अब ये जो निर्देश उन्होंने दिया है कि दूसरे जज अपने आप को इसमें शामिल ना करें जो कि भविष्य में सीजेआई बन सकते हैं, तो ये एक तरीके से एक थोपना जैसा लगता है, क्योंकि रिक्यूज़ल एक व्यक्तिगत निर्णय है, और इन्होंने जो निर्देश दिया है वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वो दूसरों पर थोप रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा असंवैधानिक लग सकता है। दरअसल होता क्या है कि मास्टर ऑफ द रोस्टर का जो विरोधाभास है हमें इस पूरे मामले में देखने को मिलता है। मास्टर ऑफ द रोस्टर कहने का मतलब कि हमारे देश में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उस सिर्फ़ उसी के पास इस बात का अधिकार है कि किसी भी मामले की सुनवाई कौन-सा बेंच करेगा वो निर्धारित करे। अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो माफ़ कीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने आप को इस पूरे मामले से अलग कर लिया,
ये बोल के कि वो निष्पक्ष नहीं रह पाएगा। लेकिन यही चीफ जस्टिस क्या कर रहा है, उस बेंच को चुन रहा है जो कि इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। तो ये जो विरोधाभास है वो तो बना हुआ है। आप अपने आप को अलग कर रहे हैं कि ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके, और आप खुद ही उन लोगों को चुन रहे हैं जो इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। तो ये जो विरोधाभास है वो इस पूरे मामले में एक और समस्या पैदा कर रही है, जिसको लेकर हमारे पूरे देश में बहस हो रही है। तो भारत में इस पूरी स्थिति के संदर्भ में आप समझे तो रिक्यूजल की कई सारी खामियां निकल के आती है। एक तो वर्तमान में कोई भी कानून नहीं है, कोई भी हमारे देश में बाइंडिंग कोड नहीं है, ना ही हमारे देश में कोई रिव्यू मैकेनिज्म है कि अगर किसी जज ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया तो उसके रिक्यूजल को सही या गलत ठहराने के लिए कोई भी व्यक्ति क्या करे। सबका सब केवल न्यायिक विवेक पर आधारित है, केवल जुडिशरी के डिस्क्रिशन पर आधारित है। अपने व्यक्तिगत अंतरात्मा की आवाज़ सुन के कोई भी जज अपने आप को रिक्यूज़ कर लेता है और फिर उसकी कोई भी जवाबदेही नहीं होती है। तो दोस्तों, हमारे देश के अलावा अगर हम दूसरे देशों की बात करें, अगर जैसे हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, तो वहाँ पे रिक्यूज़ल को लेके बहुत ही स्पष्ट नियम है कि कब रिक्यूज़ करना है, रिक्यूज़ल करने का स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए। तो भारत में भी इस पूरे मामले से सीख लेके, यूएस से सीख लेके हमें कोडिफ़िकेशन करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो रिक्यूज़ल है उससे कई सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। भारत में अगर रिक्यूज़ल की बात करें तो ये जज का केवल व्यक्तिगत निर्णय होता है, लेकिन कई सारे केसेस में आप देखें तो ये संस्थागत टकराव में बदल जाता है। तो अगर संस्थागत टकराव में बदल रहा है तो हमें संस्थागत हमारे देश में दिशा निर्देश तो होने चाहिए कि आखिरकार किन मामलों में कोई भी जज रिक्यूज़ कर सकता है, किन मामलों में नहीं कर सकता है ना? फिर दूसरी समस्या इसमें ये देखने को मिलती है कि अगर रिक्यूज़ल को ठीक ठहराया गया तो बार-बार रिक्यूज़ल करने का खतरा उत्पन्न हो सकता है, और बार-बार रिक्यूज़ल करने से हमारे देश में न्याय में देरी हो सकती है, क्योंकि अगर हम देखें तो न्यायपालिका के पास बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी हज़ारों लाखों केसेस पेंडिंग हैं, जिसकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। कई सारे केसेस 40-40 साल से चल रहे हैं। ऐसे में बार-बार रिक्यूज़ल से इस न्याय में और भी देरी हो सकती है, जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा जो बेंच का मैनिपुलेशन है उसका भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। बार-बार जो बेंच है उसके जजों को रिक्यूज़ करने के लिए ये बोल के कि वो पक्षपाती हैं, रिक्यूज़ किया जा सकता है। तो इससे बार-बार आप देखें तो बेंच का मैनिपुलेशन का भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। अब जज जज अक्सर वो करते क्या हैं कि वो रिक्यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन उसका कारण नहीं बताते। इसकी वजह से समस्या ये पैदा होती है कि जो जज ने रिक्यूज़ किया है उसके खिलाफ संदेह बढ़ जाता है कि आखिरकार उसने किया क्यों? जो हमारे देश की न्यायपालिका है उसमें जनविश्वास घटता है कि न्यायपालिका के जो जज हैं वो बार-बार खुद ही किसी मामले की सुनवाई करने से अपने आप को अलग कर रहे हैं, तो इससे ज़ाहिर-सी बात है जनविश्वास घटता है। तो इसका समाधान ये हो सकता है कि अगर कोई जज अपने आप को रिक्यूज़ करता है तो उसको उसके रिक्यूज़ल के पीछे का कारण क्या है, ये देना अनिवार्य कर देना चाहिए। हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं कि इन मामलों में उसको अपने रिक्यूज़ल का कारण नहीं बताना पड़ेगा, लेकिन अधिकांश मामलों में ये अनिवार्य कर देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हमारे देश में रिक्यूज़ल को एक सुविधा की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। हमारे देश के जो जज हैं, वो एक सुविधा की तरह देखते हैं, लेकिन उनको समझने की ज़रूरत ये है कि रिक्यूज़ल एक सुविधा नहीं है, एक संवैधानिक दायित्व है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि हमारी न्यायपालिका निष्पक्ष बनी रहे और हमारी न्याय व्यवस्था में हमारे देश के लोगों का विश्वास बना रहे। तो इस तरीके से अगर आप देखें इन सारी समस्याओं को, इन सारे मुद्दों को जो कि रिक्यूज़ल से जुड़े हुए हैं, तो कई सारे हमें कदम उठाने की ज़रूरत है। हम जैसे रिक्यूज़ल से संबंधित एक स्पष्ट कानून बना सकते हैं, रिक्यूज़ल के कारण को लिखित रूप में देना अनिवार्य कर सकते हैं, फिर रिक्यूज़ल के समीक्षा के लिए एक पूर्ण न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिक्यूज़ल का डॉक्ट्राइन है और जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है, इसमें हमें डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है, और इसको प्राथमिकता देने के लिए हम डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी से संबंधित एक कानून बना सकते हैं। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पीठ गठन की शक्ति है, जिसको हम रोस्टर पावर कहते हैं, उस पे भी संतुलन और उस पे भी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि सीजेआई के पास इस मामले में असीमित शक्तियां हो जाती है कि किस मामले की सुनवाई कौन बेंच करेगा। वो केवल और केवल सीजेआई ही तय करता है। तो इस पे भी थोड़ा सा संतुलन होना चाहिए, इस पे थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए। तो इन सारे कदमों को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं और इस पूरे मामले को ज़्यादा संवेदनशील तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अंततः हम ये कहें कि सीजेआई का जो रिक्यूज़ल है वो केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि एक संस्थागत संकट का संकेत है, तो ये गलत नहीं होगा। जब सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष न्यायाधीश ही लगातार अपने आप को किसी मामले से अलग कर रहे हैं, तो ये बात साफ-साफ ये स्पष्ट करता है कि भारत में इस पूरे जुडिशियल रिक्यूज़ल को लेके एक ज़्यादा स्पष्ट, एक ज़्यादा पारदर्शी और एक बाध्यकारी ढांचे की तत्काल ज़रूरत है। तो ये दोस्तों हमारा आज का सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आपने ये समझा होगा कि आखिरकार हमारे देश में रिक्यूज़ल को लेके स्पष्ट कानून की ज़रूरत क्यों है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो अभी वर्तमान में रिक्यूज़ल किया है, उससे संबंधित विवाद क्या है, रिक्यूज़ल को लेके भारत में वर्तमान स्थिति क्या है।
अगर आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना है तो आप इस मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन को लिख के मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। सवाल है कि भारत में न्यायिक रेक्यूजल पूरी तरह न्यायाधीश के विवेक पर आधारित है। क्या यह व्यवस्था न्यायिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है? एनजेएसी केस के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। इसके अलावा आप इस यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का जो कि पीवाईक्यू है इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। आप जब इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आप वहाँ पे इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, जाने से पहले आप बस मेरी इतनी मदद कर सकते हैं कि इस पूरी मेहनत के लिए आप सिर्फ एक लाइक कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।